हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 56वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर्स को। वैसे कुछ लोगों ने बहुत बड़ा हलवा बना रखा है मेरे जिम के अंदर कि हमारे शोल्डर्स ग्रो नहीं हो रहे, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी मशीनें यूज़ कर रहे हैं या डंबल्स के साथ कर रहे हैं या रोड के साथ कर रहे हैं, फिर भी शोल्डर्स ग्रो नहीं हो रहे। तो कुछ चीज़ें होती है जो हम मिस आउट कर देते हैं, उन चीज़ों की वजह से हमारे शोल्डर या कोई भी मसला वो ग्रो नहीं हो पाता है। वो चीज़ें होती हैं या तो हमारी फॉर्म सही नहीं है या हम इतने ज़्यादा हैवी वेट पे जा रहे हैं जो हमारी औकात नहीं है उठाने की, उसके साथ हम फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं लेकिन हमारी जो फॉर्म है वो ख़राब हो रही है वेट उठाने के चक्कर में। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें अक्सर ध्यान देना चाहिए अगर हमें सही में हमारे शोल्डर या अदर कोई भी मसल हो, नॉट शोल्डर बट ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं अभी ये सारी मसल के ऊपर ही लागू होती है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है हमारे मन के अंदर ईगो आ जाता है या कुछ ऐसी बात आ जाती है कि कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हम उस हैवी वेट हाई लेवल पे जा ही नहीं पा रहे हैं जितना हमें उठाना चाहिए। ये हमारे माइंड को लगता है, हमारे मन को कि उठाना चाहिए। लेकिन जो हम सिस्टम वाइज वेट उठाते हैं, सिस्टम वाइज चलते हैं, सब कुछ असली ग्रोथ वही है, वहीं पे ही हमारी असली स्ट्रेंथ बनती है। उठाने को क्या है, वेट ईगो के अंदर, ईगो के साथ हम वेट उठा सकते हैं, डजेंट मैटर, उठा लेंगे, स्पोर्ट के साथ उठा लेंगे। लेकिन बात वो नहीं है कि हम वेट उठा पा रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि वेट हमारे सही फॉर्म के साथ उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, चाहे वो कितना वेट हो। अब कुछ क्या करते हैं, फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वेट के साथ, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमारी फॉर्म वेट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। वेट कम उठाओ और सही फॉर्म के साथ जाओ। अगर हमारा फॉर्म गलत हो रहा है, वेट ज़्यादा उठ रहा है, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं, जीरो है, हम जीरो हो रहे हैं उसके साथ। इसलिए मैं कभी भी फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वेट को लेके। मैं उतना ही वेट उठाता हूँ जितना मेरे से उठ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे मेरी स्ट्रेंथ तो पता चल रही है कि तेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर हम सही मायने में हमारी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं ना और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से सही चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप ये करो कि जितना आप लास्ट सेट पे जाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे चेस्ट के ऊपर 20 लगाया है तो सेकंड सेट 20 का हो गया, तो अगर हम लास्ट सेट 22.5 का लगाना चाहते हैं तो खुद सेल्फ से लगाओ, स्पॉटर को पास में खड़ा करो। कुछ भी हो सकता है, हैवी वेट पे जाते हैं, कई बार स्ट्रेंथ नहीं होती, उठ नहीं पाता है, मसल डेड हो जाता है या मसल हमारा जवाब दे देता है, सहन नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा स्पॉटर को पास में खड़ा रखो। लेकिन स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आप क्या करो, 22 का जितने रेपिटेशन 1 आए, 2 आए, 3 आए, खुद से लगाने की ट्राई करो। तब वहाँ पे जाके आपको सही मायने में पता लगेगा आपके अंदर स्ट्रेंथ गेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो कभी भी मैं हमेशा ही वेट को फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ वेट के साथ। फॉर्म मेरी बिल्कुल सही रहनी चाहिए, वेट कम उठे डजेंट मैटर। जैसे अब हम बात कर लेते हैं शोल्डर प्रेस की। मैंने अभी काफ़ी दिन पहले बताया था कि शोल्डर प्रेस के अंदर मैं 25 के ऊपर जाना चाहूँगा और मैं ट्राई भी करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा ट्राई। उसके कुछ रीजंस है, क्योंकि अगर मैं 25 का ट्राई करूँगा तो 50 kg हेवी डंबल के वेट शोल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सीधा 20 kg से 5 दोनों साइड बढ़ाएं, 10 kg सीधा इंक्रीज हो रहा है डंबल प्रेस, शोल्डर प्रेस में तो आप थोड़ा सोच के देखो कि कैसे मैं शोल्डर प्रेस के ऊपर सीधा 20 से 25 kg पे जा सकता हूँ। हालांकि ये वर्ड्स मेरे ही हैं कि मैं जानना चाहूँगा और मैं ट्राई भी करूँगा। अब मैं इस वीडियो में आज मैं इसलिए उनको डिनाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं 25 पे नहीं जा सकता,
जा ही नहीं सकता, मैं एकदम से 25 नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार भी शोल्डर अगर हमारा ब्रेक हो गया, टूट गया, तो कितना सेंसिटिव मसला हमारा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसला हमारी बॉडी का शोल्डर, तो इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं अभी तक ही 15 से स्टार्ट होता है, दूसरा 17.5 और लास्ट 20 पे। मैं 25 की क्या बात कर रहा हूँ, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि मेरे को 20 kg के साथ भी 8 रेपिटेशन नहीं आते हैं। 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 8 आता ही नहीं है, अपने आप नहीं आता है। लगभग तो 7-8 लास्ट वाले 2 है उस पे रह जाता हूँ मैं, 6 आ जाते हैं। इसका मैंने रीज़न पता किया कि ये क्यों होता है ऐसा। हमें ना एक बात बताता हूँ, तो इसको एक बार छोड़ के दूसरी बात इसके साथ बीच में ऐड करते हैं थोड़ी सी। हमें कुछ चीज़ें हमें ये पता करनी पड़ेगी और करते रहना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। चीज़ें इन द सेंस कि जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 20 kg से मैं 25 पे नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, इसका रीज़न है। तो वापस आते हैं उसी सेम बात के ऊपर। ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं मशीन प्रेस जाते लगाता हूँ, तो मशीन प्रेस मेरा 25 kg से स्टार्ट होता है, दोनों साइड 25-25 यानी 50 kg। और अगर हम मशीन का वेट करें, शायद 10-12 या 15 kg मशीन का होएगा, 50-65 kg हो गया टोटल वज़न। फिर लास्ट होता है मेरा 30 kg का, 30-60 75 kg वेट हो गया मशीन प्रेस के ऊपर। मशीन प्रेस के मैं परफॉर्म करता हूँ उसका 75 kg वेट। मशीन प्रेस करने के बाद मैं कई बार मूर्खता ये कर देता हूँ, तुरंत डंबल प्रेस पे चला जाता हूँ, जिससे मेरे को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है 20 kg के साथ भी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे 1-2 बार किया तो मुझे पता लगा कि डंबल प्रेस के अंदर मुझे ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैं मशीन प्रेस करने के बाद अगली एक्सरसाइज जो उसको परफेक्ट करता था डंबल प्रेस को, तो इसलिए मुझे वो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो मैं मशीन प्रेस करने के बाद साइड रेस कर लेता हूँ या फ्रंट रेस कर लेता हूँ, जिससे फिर यहाँ तो मैं उसको 3rd एक्सरसाइज रखता हूँ डंबल प्रेस को, या 4th एक्सरसाइज रखता हूँ, ताकि इतने में जो शोल्डर प्रेस का जो हमारी फॉर्म है, मतलब जिस एंगल में हमने पहले शोल्डर को ट्रेन कर रखा है, उतने में वो एंगल के साथ वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा और रेस्ट करने में टाइम मिल जाएगा, फिर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वेरिएशंस दोनों की सेम हो जाती है ना, मशीन प्रेस और डंबल प्रेस की, जहाँ तो ऐसे रहे हाथ दोनों, इसलिए वो वेरिएशन चेंज हो जाती है 2 एक्सरसाइज करने के बाद। इतने में वो वेरिएशन कूल डाउन होती है तो हम नेक्स्ट वाले कर लेते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस है जो मैंने अभी पता कि हम सबको भी ऐसे पता करना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हमें अच्छा नॉलेज गेन होता है और अच्छी चीज़ें, अच्छा मसल, सब कुछ अच्छा नॉलेज हमें पता चलता है। और एक आज मैं एक्सरसाइज ट्राई करूँगा जो आर्नोल्ड फ्रंट रेजेस है ना, उनको आर्नोल्ड फ्रंट रेजेस क्या होता है कि हम नॉर्मली तो क्या करते हैं कि हमारा जो फ्रंट रेज है वो इतना ही रहता है, जस्ट बस नीचे ऊपर इतना, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे पूरा ऊपर, ऐसे पूरा ऊपर जाता है। वीडियो के अंदर देखना आप, तब जाके आपको सही में समझ आएगा, तब जाके वो पता चलेगा। और ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज सुना है मैंने, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। यूट्यूब पे मैंने चेक किया था, या इंस्टाग्राम पे रील आ जाती है पुराने वर्कआउट की, तो उनमें मैंने चेक किया था। तो आज उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे, नया एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस एक्सरसाइज के साथ और क्या फ़ील आता है। जो हम डेली बेसिस पे करते थे उसमें क्या फ़र्क है और आज जो हम ट्राई करेंगे उसमें क्या फ़र्क है, फिर हम दोनों को कंबाइन करके फिर उनका अलग से रिज़ल्ट निकालेंगे कि कौन से वाली बेस्ट है। तो बस यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, और मैं आजकल इन चीज़ों पे अमल कर रहा हूँ। तो बातों को यहीं पे ख़त्म करके हम सीधा मिलते हैं जिम के अंदर। जिम में पहुँचने के बाद मैंने शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट किया मशीन प्रेस के साथ, जिसमें पहला सेट 25 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 30 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज थी साइड रेजेस, जिसमें पहला सेट 10 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 15 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हुई डंबल प्रेस,
जिसमें पहला सेट 15 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया 20 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज थी आर्नोल्ड फ्रंट रेजेस, जिसमें पहला सेट 7.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म गया 12.5 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी केबल क्रॉस, जिसमें पहला सेट 10 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 20 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में पोजिंग करी और शोल्डर को फ्लेक्स किया। इसी के साथ सारा वर्कआउट और दिन हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।